हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश राज्य विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधायिका की उत्पत्ति, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, निम्न सदन, विधान परिषद, उच्च सदन व राज्यपाल अभिन्न अंग के रूप में से मिलकर होती है। मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक राज्य विधायिका है, विधानसभा है। राज्य विधानमंडल, इसका उल्लेख है आर्टिकल 168 में। विधानसभा, राज्य विधानसभा का मेंशन है अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में और राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। विधान परिषद, तो राज्य में विधान परिषद की स्थिति केंद्र स्तर पर राज्यसभा के समान है। विधानसभा की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 तय की गई। फिर विधान परिषद के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। संविधान हर राज्य के लिए एक विधान परिषद प्रदान करता है, लेकिन विधायिका एक सदस्यीय होती। केवल एक सदन या दो सदन यह निर्णय स्वयं राज्य को ही लेना होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए वर्तमान समय तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। विधान परिषद उच्च सदन के रूप में राज्य विधानमंडल का स्थायी अंग होता है। संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1), 171(2) में विधानसभा के गठन व संरचना से जुड़े प्रावधान हैं। संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधान परिषद के उत्सादन या सृजन का प्रावधान करता है, वहीं अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा हुआ है। तो 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में दिया गया है, 169 में किसी राज्य में विधान परिषद के उत्सादन या मतलब उसको बनाना या उसको रिवोक करना, इसके बारे में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों के विधानसभा के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है राज्यों के पास। राज्यों को विधान परिषद के गठन व विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। विधानसभा से पारित विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास हो जाता है, तब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक यानी विधानसभा का गठन अथवा विघटन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। विधान परिषद का गठन, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों की तरह 6 वर्ष होता है और कुछ सदस्यों में से 1/3 10 प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा नहीं होता है। सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। कुल 4 प्रकार के निर्वाचन मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं तथा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसका विवरण अधोलिखित है। पहला, विधानसभा का निर्वाचक मंडल विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के निर्वाचक मंडल से होता है। तो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के निर्वाचक मंडल से होता है। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों व अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों व अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। शिक्षकों का निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का लगभग 1/12 उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। स्नातकों का निर्वाचन
स्नातकों का निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का लगभग 12 भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हों अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी वित्त के द्वारा स्नातक के तुल्य मान लिए गए हों। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य विधान परिषद के शेष सदस्य अर्थात कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा। सदस्यों की निहरताएं संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। कार्यकाल विधान परिषद एक स्थायी सदन है, वह कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। उसके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य होता है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, किंतु विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित करके संसद द्वारा इसको समाप्त कर सकती है। तो भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। पदाधिकारी अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। इन दोनों का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। इसके अधिकार व कार्य वही हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के होते हैं। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति एवं उपसभापति। इन दोनों का चुनाव वही रिपीट है। सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को भेजता है। अब अनुच्छेदों को देख लेते हैं। तो 168 में अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधायिकाओं के गठन के बारे में दिया गया है। 169 में राज्यों में विधान परिषदों के गठन अथवा उन्मूलन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं का गठन के बारे में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों के गठन के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 172 में राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल, अनुच्छेद 173 में राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यताओं के बारे में बात की गई है। 74 में राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान एवं उसका भंग होने के बारे में बात की गई है। 175 में राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को संबोधित करने व उन्हें संदेश देने का अधिकार। 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। आर्टिकल 177 में सदनों से संबंधित मंत्रियों महाधिवक्ता के अधिकार। चलिए विधानसभा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो विधानसभा राज्य का निम्न सदन है, जैसा कि संसद में लोकसभा होती है। यह राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से 10 मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं होते हैं। संविधान कहता है कि राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है यदि उसका सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका का विकास क्रम स्वतंत्रता के पूर्व देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका का विकास क्रम वर्ष 1913 से प्रारंभ होता है, क्योंकि 8 नवंबर 1913 को मध्य प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया था। 8 नवंबर 1913 को। इसके उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला चुनाव 1937 में हुआ था। इस चुनाव में 4 जुलाई 1937 को डॉक्टर ELP खरे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रांत व बरार के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्त को व्यवस्थापिका सभा का अध्यक्ष एवं पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। किंतु दल में नीतिगत मतभेद होने के कारण डॉक्टर ELP खरे को त्यागपत्र देना पड़ गया था। इसके पश्चात 29 जुलाई 1937 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसके उपरांत पंडित रविशंकर शुक्ल ने 27 अप्रैल 1946 को दूसरी बार सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया, जैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र को आ श्रेणी और मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर, मालवा रियासत को मिलाकर 28 मई 1948 को की गई। इसे बा श्रेणी में रखा गया। विंध्य प्रदेश का गठन 1948 में बघेलखंड एवं बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर किया गया। विंध्य प्रदेश को प्रारंभ में बा श्रेणी में रखा गया, परंतु 1950 में राज्य के नवीन वर्गीकरण के पश्चात इसे सा श्रेणी में यानी सी श्रेणी में शामिल कर लिया गया और भोपाल रियासत को भी सी श्रेणी में रखा गया।
वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली एवं 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर थे, की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। विधानसभा चुनाव 1957। मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात वर्ष 1957 में विधानसभा का गठन हुआ। इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 थी, इसमें 43 सीटें अनुसूचित जाति एवं 53 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। 43 + 53 SC + ST। मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा चुनाव 1957 में अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने लड़ा था एवं अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसे राज्य स्तरीय दल इस चुनाव में शामिल हुए। प्रथम विधानसभा चुनाव 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 232 सीटें मिली, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी को 10 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीटें, जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें प्राप्त हुई थी। राज्य स्तर की अन्य पार्टियों को 12 सीटें और निर्दलीय सदस्य को 20 सीटों का फायदा हुआ था। विशेष तथ्य: मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव में वर्ष 1957 में कुल 36 महिलाएं उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से 15 सीटों पर महिला उम्मीदवार निर्वाचित होकर मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा में शामिल हुई थी। प्रथम विधानसभा में विजय महिला उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है। तो कौन कौन सी महिलाएं जो प्रथम विधानसभा में थी: प्रेम कुमारी सिंह, सुशीला देवी, चंद्रकला सहाय, मंजुला बाई, गोविंदराव बघेल, राजदान किशोरी, सुमन जैन, गंगाबाई, शांताबाई, सरला देवी, पद्मावती देवी, कनक कुमारी, प्रतिभा देवी, श्यामा कुमारी और यज्ञसेनी कुमारी। मध्य प्रदेश के प्रथम मंत्रिमंडल में पहली महिला कैबिनेट मंत्री श्रीमती पद्मा देवी वर्ष 1956 से 67 तक मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य, समाज कल्याण, यांत्रिकी और नगर निकाय आदि विभागों में मंत्री पद पर रही और 1967 से 71 तक सांसद लोकसभा रही। पद्मावती देवी। 16वीं विधानसभा 2023 चुनाव में महिला विधायक तो श्रीमती सरला विजेंद्र रावत बीजेपी से हैं, श्रीमती प्रियंका पेंची बीजेपी से हैं, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ बीजेपी से हैं, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा ये बीजेपी से हैं, श्रीमती ललिता यादव बीजेपी से हैं, कुमारी निर्मला भूरिया बीजेपी से हैं और ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति सीट से हैं, श्रीमती उमा देवी खटीक बीजेपी से हैं, SC सीट से हैं, अनुसूचित जाति सीट से हैं, श्रीमती प्रतिभा बागरी बीजेपी से हैं, अनुसूचित जाति सीट से हैं, श्रीमती रीति पाठक बीजेपी से हैं, श्रीमती राधा रविंद्र सिंह बीजेपी से हैं, ये ST सीट से हैं, श्रीमती मनीषा सिंह बीजेपी से हैं और ये भी ST सीट से हैं, श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके बीजेपी से हैं, ये भी ST सीट से हैं, श्रीमती कृष्णा गौड़ बीजेपी से हैं, श्रीमती गायत्री राजे पवार बीजेपी से हैं, जनरल सीट से हैं ये, श्रीमती कंचन मुकेश तनवे बीजेपी से हैं, SC सीट से हैं, श्रीमती छाया मोरे बीजेपी से हैं, ST सीट से हैं, श्रीमती मंजू राजेंद्र दादू बीजेपी से हैं, ये भी SC सीट से हैं, श्रीमती अर्चना चिटनीस बीजेपी से हैं, श्रीमती झूमा डॉक्टर ध्यान सिंह सोलंकी कांग्रेस से हैं, ST सीट से हैं, श्रीमती सेना महेश पटेल कांग्रेस से हैं, SC सीट से हैं, बहन राम सिया भारती कांग्रेस से हैं, श्रीमती चंद्रा सुरेंद्र सिंह गौर ये कांग्रेस से हैं, फिर कुमारी मीना सिंह मांडवे बीजेपी से हैं, ST सीट से हैं, श्रीमती संपतिया उइके बीजेपी से हैं, ST सीट से हैं, सुश्री उषा ठाकुर बीजेपी से हैं, श्रीमती एडवोकेट श्रीमती निर्मला सप्रे कांग्रेस से हैं, SC सीट से हैं और श्रीमती अनुभा मुंजारे ये कांग्रेस से हैं। तो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में कुल 27 विधायक हैं और मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में 5 महिला विधायक शामिल हैं, जिसमें से 21 बीजेपी और 6 कांग्रेस पार्टी की है। 27 में से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में दलों की स्थिति तो 1957 में जो चुनाव हुए थे 288 सीटों पर, 288 सीटों में कांग्रेस ने 232 जीते, जनसंघ ने 10 सीटें जीती, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें और अन्य ने 34 सीटें जीती थी। 1962 के चुनाव हुए, 288 सीटें यहाँ पर थी, फिर कांग्रेस 142 सीटों पर ही सिमट गई, भाजपा या जनसंघ को 41 सीटें मिली, सपा को 14 सीटें मिली, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 33 और अन्य को 68 सीटें मिली। 1967 में जब चुनाव हुआ तो 296 सीटें हो गई, कांग्रेस को 167 सीटें मिली, 78 जनसंघ ने जीती, 9 सीटें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिली और 42 सीटें अन्य के खाते में गई।
1972 में जब चुनाव हुए तो 296 सीटें टोटल थी। 220 सीटें कांग्रेस ने जीती, 48 सीटें जनसंघ ने जीती, 9 सीटें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिली और 19 सीटें अन्य के खातों में गई। 1977 में जब चुनाव हुए 320 सीटें अब यहाँ से हो गई हैं। 320 सीटें कांग्रेस 84 सीटों पर जीती, जनसंघ 230 सीटों पर जीती और 6 अन्य को मिली। 1980 की जब चुनाव हुआ तो 320 सीटों पर यह भी होता है। कांग्रेस 246 सीटें जीत लेती है, जनसंघ को 60 सीटें ही मिलती हैं और 14 अन्य के खाते में गई। 1985 में जब चुनाव होते हैं तो 320 सीटों में चुनाव होते हैं, 250 कांग्रेस जीतती है, 58 भाजपा जीतती है और 12 अन्य के खातों में जाती है। 1990 में जब चुनाव होते हैं 320 सीटों के लिए तो 56 कांग्रेस जीती है, 220 सीटें भाजपा जीत लेती है और 2 सीटें बसपा और 52 सीटें अन्य को मिलती हैं। 1993 में जब चुनाव होते हैं 320 सीटों के लिए तो कांग्रेस 174 सीटें, बीजेपी 117 सीटें, 11 सीटें बसपा के खाते में जाती हैं और 18 सीटें अन्य के खाते में जाती हैं। 1998 के चुनाव में 320 सीटें थी, 172 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हो जाती है, 119 सीटें बीजेपी जीतती है, 11 सीटों पर बसपा जीतती है, 4 सीटें सपा को मिलती हैं और 14 सीटें अन्य के खाते में जाती हैं। 2003 में जब चुनाव होते हैं तो 230 सीटें टोटल होती हैं, 38 सीट किसने जीती? कांग्रेस ने, 173 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटें बसपा को मिली, 7 सीटें सपा को मिली और 10 अन्य के खाते में गई। 2008 के चुनाव में 220 सीटें यहाँ से मतलब हो जाती हैं 2000 से। 2003 में 230 सीटें, 2008 में भी 230 सीटें थी, 71 सीट कांग्रेस जीती, 143 सीटें बीजेपी, 7 सीट बसपा जीतती है, 1 सीट सपा को और 8 अन्य सीटें अन्य को जाती हैं। 2013 में 230 सीटें फिर से रहती हैं, 58 सीटें कांग्रेस, 165 सीटें बीजेपी, 4 सीटें सपा को मिलती हैं और 4 सीटें बसपा को मिलती हैं और 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हैं। 2018 का जब चुनाव होता है तो 230 सीटों में होता है, 114 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 109 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, 2 सीटें बीएसपी के खाते में जाती हैं और 1 सीट सपा को मिलती है, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हैं। 2023 के चुनाव में 230 सीटों पर चुनाव हुआ, 66 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 163 सीटें बीजेपी को मिलती हैं और किसी अन्य पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली या एक भी सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा सीट में परिवर्तन तो 1957 में 288 था, 1967 में 296 हो गया, 1977 में 320 हो गया, 2000 में 230 हो गया, वर्तमान में भी 230 है। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार ने रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधानसभा सदस्य बने हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में 230 है। मध्य प्रदेश विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत किया जाने का प्रावधान था, जिसे 2020 में 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 35 सीट व अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटों पर आरक्षित किया गया है, यानी कुल 82 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका विघटन 5 मार्च 1957 को हुआ था। विधानसभा का प्रथम और अंतिम अधिवेशन 17 नवंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के मध्य संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश की द्वितीय विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1957 को हुआ, जिसे 7 मार्च 1962 को विघटित कर दिया गया। अब है मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से विधायक के रूप में श्री मेजर पी बर्नार्ड फ्लेरियो को मनोनीत किया गया था। मेजर पी बर्नार्ड को ही द्वितीय विधानसभा के लिए भी आंग्ल भारतीय सदस्य के रूप में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया था। मेजर पी बर्नार्ड फ्लेरियो। तो नेक्स्ट है समता के उपरांत मध्य प्रदेश के प्रांतों के विधानसभा का इतिहास। पृष्ठभूमि क्या है? 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत में कई छोटी छोटी रियासतों व देशी राज्य अस्तित्व में थे। स्वाधीनता पश्चात उन्हें स्वतंत्र भारत में विलीन एवं एकीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश में वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद व विधान मंडल का गठन हुआ या कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्य मध्य प्रांत, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल
थे जिनकी अपनी विधानसभाएं थी। पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गईं। अतः 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई, जिसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व विधानसभा सीटों की संख्या, तो सीपी एंड बरार प्रांत यानी मध्य प्रांत की जो सीटें थी कितनी थी? 150 थी। मध्य भारत की कितनी सीटें थी? 99। विंध्य प्रदेश की 60, भोपाल प्रदेश की 30। तो एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? 339। अब है मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व घटक राज्यों एवं इकाइयों की विधानसभा का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। तो विंध्य प्रदेश विधानसभा स्वतंत्रता के पश्चात 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और इसे राज्यों के तत्कालीन वर्गीकरण में बी श्रेणी में राज्य का दर्जा मिला। इसके राज प्रमुख श्री मार्तंड सिंह हुए। इस प्रदेश की राजधानी रीवा को बनाया गया था। वर्ष 1950 में राज्य वर्गीकरण में हुए परिवर्तन के कारण इस राज्य को बा से सा में परिवर्तित कर दिया गया, यानी अब सी से बी में इसे परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बन गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ल उसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई। इसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष रहा और लगभग 170 बैठकें हुई। श्री श्याम सुंदर श्याम विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। विंध्य प्रदेश की जो रियासतें थी उसमें रीवा, बड़ौदा, छतरपुर, दतिया, नागौद, अजयगढ़, बिजावर, चरखापुर, मैहर, नैगवन, पहाड़ा, मैनसुदा, नौगांव, ओरछा, पन्ना, गौरिहार, जासो, कोठी, बिचना, सोहावल, लुगासी, गरौली, बिहात, खनियाधना, तराबो, समथर, बेरी, टोटी फतेहपुर, रुम्बाई, पहाड़ी, जिंगनी, बाबनी, बांका, सरीला, अलीपुर, कामता, रजौला, पालदेव, नया गांव और दुखाई, गौरीहर। अब भोपाल विधानसभा, तो भोपाल रियासत की अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां द्वारा भोपाल को भारत संघ में शामिल करने के पश्चात वर्ष 1952 तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। इसे 3 सदस्यीय विधानसभा के साथ 7 श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 30 सदस्यों में 6 सदस्य अनुसूचित जाति और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से 23 सामान्य क्षेत्रों से चुने गए थे। वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा गठन हुआ। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल चला। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुआ। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां व उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर, तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर व मालवा रियासतों को मिलाकर मई 1948 में की गई। ग्वालियर राज्य के सबसे बड़े होने के कारण वहां तत्कालीन शासक से जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज प्रमुख एवं ग्वालियर के मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। इस मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली। तत्पश्चात 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। इसमें 40 प्रतिनिधि ग्वालियर राज्य के, 20 इंदौर के और शेष 15 अन्य छोटी रियासतों से चुने गए थे। यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। वर्ष 1952 में संपन्न हुए आम सभा चुनावों में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 सीटें रखी गई थी। मध्य भारत को 59 एक सदस्यीय क्षेत्र और 20 द्विसदस्यीय क्षेत्रों में बांटा गया था। कुल 99 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति, 12 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया था। तो 17 + 12, 17 अनुसूचित जाति के लिए, 12 अनुसूचित जनजाति के लिए। मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। इस विधानसभा का कार्यकाल लगभग 4.5 साल रहा। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन थे और उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। मध्य भारत की रियासतें, तो अलीराजपुर थी, बड़वानी थी, देवास सीनियर, देवास जूनियर, धार, ग्वालियर, इंदौर, जावरा, रतलाम, सैलाना, सीतामऊ, काठीवाड़ा, नरसिंहगढ़, मोहम्मदगढ़, काला अखार, झाबुआ, जमनिया, खनियाधाना, जोबट, कुरवाई, पिपलौदा, पठारी, राजगढ़, खिलचीपुर, नीमखेड़ा और दतिया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक राज्य अस्तित्व में था। इसकी राजधानी नागपुर थी। राज्य पुनर्गठन के बाद महाकौशल एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र यानी पूर्व मध्य प्रदेश, जिसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था,
वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना, तदनुसार उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र को भी वर्तमान मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में शामिल किया गया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की रियासतें, तो बस्तर थी, चांग भरवार थी, दुईतान थी, जसपुर थी, कांकेर थी, कवर्धा थी, खैरागढ़, कोरिया, राजनांदगांव, राजगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, सरगुजा और उदयपुर। फिर मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अपने वर्तमान रूप में पुनर्गठित हुई। इस पुनर्गठन में विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, महाकौशल और भोपाल राज्य की विधानसभा को शामिल किया गया। इन विधानसभाओं का एकीकरण होते ही इन चारों विधानसभाओं के सदस्य मध्य प्रदेश की नई एवं पहले विधानसभा के सदस्य बने। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के कुछ समय पहले एक नई एकीकृत विधानसभा भवन के लिए भोपाल शहर की एक ऐतिहासिक इमारत मिंटो हॉल का चयन किया गया। मिंटो हॉल का निर्माण वर्ष 1909 में भोपाल की शासक नवाब सुल्तान जहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। इस भवन का शिलान्यास भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। मिंटो हॉल का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर AC रावेन की देखरेख में प्रारंभ हुआ था। 1 नवंबर 1956 को यह भवन मध्य प्रदेश विधानसभा के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1956 से लेकर अगस्त 1996 तक यह भवन मध्य प्रदेश की 40 वर्ष की संसदीय यात्रा और मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का साक्षी बना रहा। विधानसभा के कामकाज की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर मूल मिंटो हॉल की इमारतों में नए खंड जोड़े गए। सन 1980 में एक नए विधानसभा, इसी कारण 14 मार्च 1981 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम झाकड़ द्वारा नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ। भोपाल के अरेरा पहाड़ी पर बिरला मंदिर और राज मंत्रालय के मध्य 17 सितंबर 1984 को इस नए भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को भारत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। इस भवन का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया। इस भवन का डिजाइनर कौन था? वास्तुविद चार्ल्स कोरिया को रखा गया था। नवीन विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है, जिससे मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित किया गया। इसके मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है, जिसकी भित्तियों पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार जनगण सिंह श्याम द्वारा चित्रांकन किया गया है। इस नवीन विधानसभा भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खां अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। विधानसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं, संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह पागल या दिवालिया न हो, वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर कार्यरत न हो। विधानसभा अध्यक्ष, संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया है, जिसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके दायित्व का निर्वहन करता है। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक विधानसभा अध्यक्ष का पद होता है, हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त कर सकता है: यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे, और तीसरा है यदि विधानसभा तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाए जाए। यदि विधानसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना के उपरांत ही लाया जा सकता है, ये याद रखिएगा। फिर है राज्य विधायिका के पदाधिकारीगण। विषय वस्तु देख लेते हैं। तो आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है आर्टिकल 178 में। आर्टिकल 179 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के पद त्याग पत्र और पद से हटाए जाने के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 180 में उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 181 में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाया जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। 182 में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा की गई है। 183 में सभापति एवं उपसभापति के पदों से पद त्याग पत्र एवं पद से हटाए जाने के बारे में चर्चा की। आर्टिकल 184 में उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो सभापति का कार्यभार देख रहा हो को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 185 सभापति एवं उपसभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। आर्टिकल 186 विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 187 राज्य विधायिका का सचिवालय। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, तो निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों का संचालन करता है एवं सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है।
विधानसभा की नियमों की व्याख्या का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को ही होता है। फिर विधानसभा अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। विधानसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। विधानसभा अध्यक्ष समानतः मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति पर वह निर्णायक मत देता है। विधानसभा अध्यक्ष कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्हरता को लेकर उत्पन्न किसी विवाद का फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके कार्यों का परिरक्षण करता है और स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्षों की सूची, तो जो पहली विधानसभा थी 1956 से 1957, इसमें पंडित कुंजीलाल दुबे थे 1956 से 1957। फिर दूसरी जो विधानसभा थी 1957 से 1962, उसमें भी पंडित कुंजीलाल दुबे थे 1957 से 1962 तक। फिर तीसरी जो थी 1962 थे 1967 विधानसभा, उसमें भी पंडित कुंजीलाल दुबे थे 1962 से 1967। तो कुंजीलाल 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने 1956 से 1967 तक। चौथी जो विधानसभा थी 1967 से 1972, इसमें श्री काशी प्रसाद पांडे थे 1967 से 1972 तक। फिर पांचवी जो विधानसभा थी 1972 से 1977, पांचवी विधानसभा, उसमें 2 विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। श्री तेजलाल टेम्भरे 1972 से, यानी 25/3/1972 से 10/8/1972 तक। फिर श्री गुलशेर अहमद बनते हैं 1972 से 1977 तक। फिर जो छठवीं विधानसभा थी 1977 से 1980, इसमें श्री मुकुंद सखाराम नेवालकर बने थे, ये 1970 से 1980 तक रहे। फिर सातवीं जो विधानसभा थी 1980 से 1985, इसमें यज्ञदत्त शर्मा थे 1980 से 1983। फिर उसमें ही सातवीं विधानसभा में ही श्री रामकिशोर शुक्ला बने थे 1984 से 1985 तक, रामकिशोर शुक्ला और यज्ञदत्त शर्मा। जो आठवीं विधानसभा थी 1985 से 1990, उसमें श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल बने थे 1985 से 1990 तक। नौवीं विधानसभा 1990 से 92 में श्री ब्रजमोहन मिश्रा बने थे 1990 से 1993 तक। फिर जो 10वीं विधानसभा थी 1993 से 1998, उसमें श्रीनिवास तिवारी बने थे 1993 से 1999 तक। फिर जो 11वीं विधानसभा थी 1998 से 2003, इसमें भी श्रीनिवास तिवारी रहे 1999 से 2003 तक। जो 12वीं विधानसभा थी 2013 से 2008, उसमें ईश्वरदास रोहाणी बने 2003 से 2009। फिर ईश्वरदास रोहाणी बनते हैं 2008 से 2013 में 13वीं विधानसभा में 2009 से 2013। फिर जो 14वीं विधानसभा थी 2013 से 2018, उसमें डॉक्टर सीतासरण शर्मा बनते हैं 2014 से 2019। और जो 5वीं विधानसभा थी 2018 से, उसमें से नर्मदा प्रसाद प्रजापति बनते हैं 2019 से 2020। फिर उसी में आगे चल के जब बीजेपी की सरकार आती है तो श्री गिरीश गौतम बनते हैं 2021-2023। और जो 16वीं विधानसभा है 2023 में, उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर 2023 से वर्तमान में ये 20 दिसंबर 2023 से वर्तमान में ये बने हुए। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे, जो सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। इन्हें मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जन्मे पंडित कुंजीलाल दुबे को वर्ष 1964 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए ईश्वरदास रोहाणी की मृत्यु हुई और नेता प्रतिपक्ष पद पर रहते हुए जमुना देवी एवं सत्य देव कटारे की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष श्री गुलशेर अहमद थे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री निवास तिवारी को व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता था। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, तो मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर दिनांक 24 अप्रैल 1998 को संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देना है। यह मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1977 सन 1973 का क्रमांक 44 के अधीन पंजीकृत संस्था है। इसका कार्यालय भूतल विंध्याचल भवन भोपाल में है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रमुख समितियां। तो कार्य मंत्रणा समिति, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। जो गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों एवं संकल्पों संबंधी समिति, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इंजीनियर प्रदीप लारिया हैं। विशेषाधिकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जैन हैं। 10 सुविधा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नागेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष
मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा उपरोक्त समितियों में नियुक्त वर्ष 2024-25 की अवधि में सेवा के लिए कार्यरत रहेंगे। अब है विधानसभा उपाध्यक्ष। तो अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के 10 उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच में से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के उपरांत उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी संविधान सभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। हालांकि वह समय से पूर्व निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है: यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई हो, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे दे, और यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पारित कर दे, और यह संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उस तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में विधानसभा उपाध्यक्ष की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के समान रहती है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे तथा विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री भेरूलाल पाटीदार का था। सुश्री हीना लिखीराम काबरे एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रही। हीना लिखीराम काबरे। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह चुनाव के उपरांत प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों विधायकों को शपथ दिलवाता है तथा विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 180 के अंतर्गत की जाती है। प्रोटेम स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। विधानसभा अध्यक्ष के चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर तो पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? श्री काशी प्रसाद पांडे। प्रथम महिला श्रीमती जमुना देवी और 16वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर श्री गोपाल भार्गव थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रोटेम स्पीकर्स के बारे में देखेंगे मध्य प्रदेश के। तो जो पहली विधानसभा हुई थी ये 1956 से 1957 के बीच में रही। उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 17/12/1956 को। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? श्री काशी प्रसाद पांडे। और इन्होंने अपना कार्यभार कब ग्रहण किया था? 29/11/1956 को। अध्यक्ष कौन चुने गए पहली विधानसभा के लिए? तो श्री कुंजीलाल दुबे। और इनकी निर्वाचन तिथि क्या थी? 18/12/1956। और इनका निर्विरोध चयन कर लिया गया था। फिर जो विधानसभा थी 1957 से 1962 के बीच में, प्रथम बैठक इसकी 1/7/1957 को हुई। फिर से प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे बनते हैं और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इनकी 29/6/1957 थी। और इस बार भी अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे बनते हैं। इनकी निर्वाचन तिथि क्या थी? 2/7/1957। और फिर से ये निर्विरोध चुन लिए गए। तीसरी विधानसभा जो कि 1962 से 1967 के बीच में होती है, इसकी प्रथम बैठक 23/3/1962 को होती है। काशी प्रसाद पांडे फिर से प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। 13/3/1962 को ये कार्यभार ग्रहण करते हैं। और श्री कुंजीलाल दुबे इनकी निर्वाचन तिथि तीसरी बार जब ये अध्यक्ष बने थे उस समय इनकी निर्वाचन तिथि 27/3/1962 थी और मत विभाजन द्वारा इनको चुना गया था। चतुर्थ विधानसभा 1967 से 72 के बीच में रही। और प्रथम बैठक यहाँ पर कब हुई थी? 23/3/1967 को। और इसमें जो प्रोटेम स्पीकर थे श्री रत्नाकर झा थे। 11/3/1967 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, रत्नाकर झा ने। और काशी प्रसाद पांडे अब बनते हैं स्पीकर। और इनके निर्वाचन की तिथि क्या थी? 24/3/1967। और इनका भी जो चुनाव हुआ था ये मत विभाजन के द्वारा हुआ था। पांचवी विधानसभा 1972 से 1977 के बीच में रही। और इसकी पहली बैठक 24/3/1972 को हुई थी। प्रोटेम स्पीकर श्री अर्जुन सिंह बनाए गए थे और इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था? 24/3/1972 को। इस विधानसभा में 2 अध्यक्ष बने। श्री तेजलाल टेम्भरे 25/3/1972 को इनका निर्वाचन तिथि थी। और श्री गुलशेर अहमद 14/8/1972 को ये बनते हैं और निर्विरोध इनको चुन लिया जाता है। छठवीं विधानसभा 1977 से 1980, इसकी पहली बैठक 14/7/1977 को होती है। प्रोटेम स्पीकर श्री रघुनाथ सिंह बनते हैं 14/7/1977 को। श्री मुकुंद सखाराम नेवालकर यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं 15/7/1977 को इनका निर्वाचन होता है और निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। सातवीं जो विधानसभा थी 1980 से 85, इसकी पहली बैठक 2/7/1980 को होती है। इसमें जो स्पीकर थे, दो प्रोटेम स्पीकर बने। श्री मथुरा प्रसाद दुबे
2/7/1980 और श्री चित्रकांत जायसवाल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पर रिक्त होने के कारण इनको इस प्रकार से बनाया गया था। कब? 3/3/1984 को। इस विधानसभा में भी 2 अध्यक्ष रहे। श्री यज्ञदत्त शर्मा 3/7/1980 को इनका निर्वाचन हुआ और श्री रामकिशोर शुक्ला इनका 5/3/1984 को निर्वाचन हुआ और निर्विरोध इनको चुन लिया गया था। 8वीं विधानसभा थी 1985 से 90। इसकी पहली बैठक 23/3/1985 को हुई। यहाँ पर भी 2 प्रोटेम स्पीकर रहे, श्री सुभानु सोलंकी और श्री प्यारेलाल कंवर। और इस विधानसभा में जो स्पीकर थे श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे और इनको निर्विरोध चुन लिया गया था। 9वीं विधानसभा 1992 से 1990 से 92 के बीच में थी। उसकी पहली बैठक 19/3/1990 को होती है। श्री अर्जुन सिंह प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, श्री ब्रजमोहन मिश्र स्पीकर बनते हैं, उनको भी निर्विरोध चुन लिया गया था। 10वीं विधानसभा 1993 से 1998। इसकी पहली बैठक 23/12/1993 की होती है और प्रोटेम स्पीकर श्री रामकिशोर शुक्ल बनते हैं और स्पीकर कौन बनते हैं? श्रीनिवास तिवारी जी, और इनको निर्विरोध चुन लिया जाता है। 11वीं जो विधानसभा थी 1998 से 2003। इसकी पहली बैठक 1/2/1999 को होती है। यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर श्रीनिवास तिवारी जी बनते हैं और श्री कृष्णपाल सिंह बनते हैं और स्पीकर फाइनली श्रीनिवास तिवारी को चुना जाता है और ये निर्विरोध इनको चुन लिया गया। फिर है 12वीं विधानसभा 2003 से 2008। इसकी पहली बैठक 15/12/2003 को हुई। प्रोटेम स्पीकर श्रीमती जमुना देवी बनी और स्पीकर श्री ईश्वरदास रोहिणी बने, निर्विरोध इनको चुन लिया गया था। 13वीं विधानसभा 2008 से 2013। पहली बैठक 5/1/2009 को होती है। श्रीमती जमुना देवी, श्री ज्ञान सिंह, तो श्री ईश्वरदास रोहाणी अध्यक्ष का दिनांक 5/11/2013 को निधन होने से ये बने बेसिकली प्रोटेम स्पीकर। और यहाँ पर स्पीकर कौन था? श्री ईश्वरदास रोहाणी, निर्विरोध इनको चुन लिया गया था। 14वीं जो विधानसभा थी 2013 से 2018। इसकी पहली बैठक 8/1/2014 को होती है और श्री केडी देशमुख बनाए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। श्री सीतासरन शर्मा स्पीकर बनाए जाते हैं और निर्विरोध इनको चुन लिया जाता है। जो 15वीं विधानसभा थी 2018 से 2023 तक, तो यहाँ पर जो प्रोटेम स्पीकर थे, पहली बैठक कब हुई थी? 7/1/2019 को और इसमें प्रोटेम स्पीकर से दीपक सक्सेना थे। स्पीकर श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति बने। मत विभाजन द्वारा इनका चुनाव हुआ था। फिर से जो 15वीं विधानसभा थी 2018 से 2023, इसमें जगदीश देवड़ा ये प्रोटेम स्पीकर बनते हैं और रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। स्पीकर इस समय कौन थे? तो स्पीकर इस समय तो इस टाइम पीरियड के लिए यानी 2019 से गिरीश गौतम जी बने थे स्पीकर। 16वीं विधानसभा, तो इसकी जो पहली बैठक है वर्तमान में 2023 से चल ही रही है 16वीं विधानसभा। इसकी जो पहली बैठक है 18/12/2023 को हुई। प्रोटेम स्पीकर से गोपाल भार्गव थे और स्पीकर फाइनली नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया, निर्विरोध चुने गए। मंत्री पद की अर्हताएं क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। संविधान में मंत्रियों की अर्हताओं से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164(4) में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इस कथन के आधार पर मंत्री बनने की 2 अर्हताएं समझी जा सकती हैं। पहला, मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो तो भी वह अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री तो रह ही सकता है। मंत्रियों द्वारा शपथ, तो किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार पद ग्रहण करने के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है, पद के कर्तव्य पालन की शपथ और गोपनीयता की शपथ। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निर्धारित अवधि से पहले भी विघटित हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व
संविधान के अनुच्छेद 164 संविधान का अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। विधान परिषद की अवस्थिति राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत कक्ष है, अर्थात यह एक स्थायी निकाय है जो भंग नहीं किया जा सकता है। सदनों की शपथ या पुष्टि विधानमंडल में अपनी सीट या अपना पद लेने से पहले दोनों सदनों के सदस्यों को राज्यपाल के समक्ष शपथ या पुष्टि करनी होती है। कार्यवाही का संचालन तो अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की बात की गई है और अनुच्छेद 189 में सदन में मतदान, सदनों की रिक्तियों एवं कोरम का विचार किए बिना कार्य करने की शक्ति के बारे में दिया गया। विधायिका के पीठासीन अधिकारी तो विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष के समान होते हैं और विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अध्यक्ष परिषद के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। सदस्यों की योग्यता विषय वस्तु तो आर्टिकल 190 में सीटों का रिक्त होने के बारे में जानकारी दी गई है। 191 में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में चर्चा की गई है। 192 में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय की बात की गई है कि निर्णय कौन लेगा। फिर अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण और मतदान के लिए दंड अथवा उस स्थिति के लिए भी जबकि अर्हता नहीं है अथवा अयोग्य ठहरा दिया गया हो तो उस संबंध में इसमें आर्टिकल 193 में दिया गया। राज्य विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य तो राज्य विधानमंडल एक सदन विधानसभा या दो सदन राज्य विधानसभा या व राज्य विधान परिषद से मिलकर बनता है। दोनों सदनों की संयुक्त रूप से शक्तियों एवं कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है। पहला, विधायी शक्तियां तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को 62 राज्य सूची के विषयों पर व 52 संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को 62 राज्य सूची के विषयों पर और 52 संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधि निर्माण करने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल संसद के समान विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वशक्तिशाली नहीं है, फिर भी राज्य के लिए वह कानून निर्मात्री संस्था है। राज्य विधानमंडल की शक्तियां सही अर्थों में तो राज्य विधानसभा के पास ही होती हैं। साधारण विधेयक यद्यपि दोनों सदनों में से किसी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः विधेयक राज्य विधानसभा में ही पेश होते हैं। यदि विधानमंडल द्विसदनात्मक है तो विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद के पास जाता है। विधान परिषद यदि उसे रद्द कर दे या 3 माह तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे या उसमें ऐसा संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पास कर सकती है। दोबारा पास करने के पश्चात उसे पुनः विधान परिषद के पास भेजा जाता है। यदि विधान परिषद उस विधेयक पर दोबारा 1 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करे या उसे रद्द कर दे या उसमें संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकार न हो तो तीनों स्थितियों में यह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। यदि कोई बिल विधान परिषद में प्रस्तुत होता है तो वहां से पास होकर उसे राज्य विधानसभा में भेजा जाता है, किंतु यदि विधानसभा उसे रद्द कर दे तो वह विधेयक रद्द मान लिया जाता है। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में विधानसभा ही कानून निर्माण करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण राज्य की कार्यपालिका राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फलस्वरूप राज्य विधानसभा मंत्री परिषद के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। कार्यपालिका के संबंध में जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है वहां राज्य परिषद की शक्ति काफी सीमित है, क्योंकि राज्यपालिका केवल राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः राज्य परिषद के सदस्य मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, पर उसे हटा नहीं सकते। चुनाव संबंधी तो राज्य विधानसभा के सदस्य चुनाव संबंधी कार्य भी करते हैं। जैसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार विधान परिषद को प्राप्त नहीं है। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के सदस्य ही राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। संवैधानिक कार्य संविधान में संशोधन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन करने की कोई महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं। वित्तीय शक्तियां
तो राज्य के वित्त पर विधानसभा का पूरा नियंत्रण होता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधानसभा की अनुमति के बिना न तो कोई कर लगाया जाता है, न घटाया जाता है, न बढ़ाया जाता है, और न ही राज्य का धन व्यय किया जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले राज्यपाल विधानसभा में आगामी वर्ष के अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा वित्त मंत्री द्वारा बजट के रूप में पेश करवाता है। विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन बाद चाहे विधान परिषद ने उस बिल को रद्द ही क्यों न कर दिया हो, वह विधेयक पास मान लिया जाएगा। उसके बाद वह राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल को धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अन्य कार्य तो राज्य विधानमंडल को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, यदि कोई सदस्य विधानसभा का अनुशासन भंग करता है और सदन कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चलने देता है, तब सदन उस सदस्य को सदन से निलंबित कर सकता है। विधानसभा विपक्षी दल के नेता को विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए विधेयक पास कर सकती है। राज्य की विधानसभा किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर दंड दे सकती है। विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की प्रार्थना कर सकती है। 2/3 बहुमत से विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल को कई शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य विधायिकाओं और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा सुरक्षा। तो अनुच्छेद 194 में विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं सदस्याधिकार इत्यादि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन भत्ते की चर्चा की गई। राज्य विधानसभा की शक्तियों की परिसीमाएं। यद्यपि राज्य विधानमंडल को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं, परंतु राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं। राज्य विधानमंडल को संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, परंतु यदि इसका कोई कानून संसद के कानून का विरोधी है तो संसद का कानून लागू किया जाएगा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून उस हद तक रद्द समझा जाएगा जहां तक संसद के कानून का वह विरोधी। राज्य विधानमंडल को संघ सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे विधेयक जिनका संबंध दूसरे राज्यों या राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम पर रुकावट लगाने से है, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। कुछ राज्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ऐसे विधेयकों को आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसे बिल कानून नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार अनेक शक्तियों के बाद भी कहीं न कहीं राज्य विधानमंडल पर प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं। राज्य विधानमंडल में कानून बनाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 196 से 207 में राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। विधायी प्रक्रिया के आधार पर बिल्स को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: धन विधेयक, मनी बिल और जर्नल बिल। सबसे पहले मनी बिल के बारे में देख लेते हैं। तो धन विधेयकों का संबंध कर लगाने, हटाने, कम करने, बढ़ाने और अन्य खर्चों से होता है। धन विधेयकों के संबंध में विधानसभा को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और विधानसभा और विधान परिषद के पास कुछ भी वास्तविक शक्तियां नहीं होती। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही आरंभ हो सकता है। विधानसभा के सदस्य इसमें कोई कटौती कर सकते हैं, परंतु वे किसी रकम को बढ़ा नहीं सकते। विधानसभा के सदस्य इसमें कोई कटौती कर सकते हैं, परंतु वे किसी रकम को बढ़ा नहीं सकते। धन विधेयक वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। वित्त मंत्री इसको 1 अप्रैल के पूर्व विधानसभा के सामने पेश करता है। बजट के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में वह खर्चा दिखाता जो राज्य की संचित निधि प्राप्त है। तो पहले भाग में वह खर्चा दिखाया जाता है जो राज्य की संचित निधि प्राप्त है। फिर संचित निधि से होने वाले खर्चों के लिए विधानसभा से मत लेने की आवश्यकता नहीं है। शेष सभी खर्चे अनुदानों के लिए मांगों, डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में पेश किए जाते हैं। तो ऐसे जो खर्चे जो संचित निधि पर भारित हैं, संचित निधि पर प्राप्त हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के जजों की सैलरी वगैरह, इन पर वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती और इससे इतर जो भी अन्य खर्चे होंगे उन पर वोटिंग की आवश्यकता होती है। विधानसभा सदस्यों को उन मांगों को स्वीकार करने अथवा स्वीकार करने या कम करने का अधिकार है, परंतु किसी मांग को बढ़ाने का अधिकार नहीं। विधानसभा के सदस्यों में से
विधानसभा के सदस्य उनमें कोई नई मांग नहीं जोड़ सकते। फिर अनुदान के लिए कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा के सामने नहीं रखी जाएगी। जैसे ही विधानसभा ने अनुदान के लिए मांगे स्वीकार कर ली, वैसे ही उनको तथा संचित निधि से होने वाले खर्चे को विनियोग विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और विधानसभा उसको औपचारिक रूप से पास कर सकती है। विशेष कर लगाने, बढ़ाने या कम करने के संबंध में सरकारी प्रास्थापनाएं विधानसभा सदस्यों को किसी कर को स्वीकार, अस्वीकार या कम करने का अधिकार है, परंतु उन्हें नए करों को लागू करने अथवा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। नए कर लगाने अथवा पुराने करों को बढ़ाने के लिए सारी तजवीजें केवल वित्त मंत्री द्वारा ही रखी जा सकती हैं। इस प्रकार जब दोनों धन विधेयक विधानसभा द्वारा पास कर दिए जाते हैं तो उन विधेयकों पर विधान परिषद को 14 दिन के अंदर संशोधन के लिए सिफारिश करने का अधिकार है, परंतु यह विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन सिफारिशों को माने या न माने। इसके पश्चात बिल राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल मनी बिल पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात वह विधेयक या वह बिल कानून बन जाता है। इस प्रकार धन विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक तो निजी सदस्य विधेयक होता है, प्राइवेट मेंबर बिल, और दूसरा है पब्लिक मेंबर बिल या पब्लिक बिल। तो सरकारी विधेयक होता है और निजी सदस्य विधेयक होता है। साधारण विधेयकों का संबंध करों के लगाने, बढ़ाने अथवा घटाने से नहीं होता है, क्योंकि ऐसे विधेयक मनी बिल में आ जाएंगे जिनमें करों को घटाना, लगाना या बढ़ाना हुआ। तो साधारण विधेयक न केवल मंत्रियों बल्कि विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा भी रखे जा सकते हैं। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं, अर्थात वे सबसे पहले विधानसभा में नहीं बल्कि विधान परिषद में भी रखे जा सकते हैं। तो अब इसकी विषय वस्तु आर्टिकल के माध्यम से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 196 में जो विधेयक है, विधेयकों की प्रस्तुति व उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 197 में विधान परिषद के वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में शक्तियों पर प्रतिबंध की बात की गई है। आर्टिकल 198 में वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। आर्टिकल 199 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 200 में विधेयकों की स्वीकृति की चर्चा की गई और आर्टिकल 201 में बिल विचारार्थ सुरक्षित, यानी कि ऐसे बिल जो राष्ट्रपति के परामर्श के लिए सुरक्षित कर दिए जाते हैं, ऐसे बिल की चर्चा की गई है। अब राज्य विधानसभा में साधारण विधेयक के निर्माण की विधायी प्रक्रिया क्या है? तो किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए राज्य विधानमंडल में निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहला तो इसका प्रथम वाचन होता है, प्रथम पठन होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है। तो निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर संबंधित विधेयक को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा मांगता है और उसके पश्चात विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है। यदि विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको पेश करने वाला उस बिल की अच्छाइयों के संबंध में एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है। यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। इसके पश्चात इस विधेयक को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। द्वितीय पठन, पहले पठन के बाद पेश करने वाला व्यक्ति यह प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक का दूसरा पठन किया जाए। इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहस नहीं होती बल्कि केवल उसके साधारण सिद्धांतों पर ही विचार होता है। जब इस प्रकार बहस के पश्चात कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। प्रवर समिति अवस्था, दूसरे पठन के पश्चात विवादपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। प्रत्येक धारा की गहरी छानबीन की जाती है। प्रवर समिति के माध्यम से अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अंत विधेयक पास हो जाता है तो उसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। इसमें विधानमंडल के 25 से 30 सदस्य होते हैं। इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा की गहरी छानबीन की जाती है। अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अंत में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन अवस्था, तो प्रवर समिति द्वारा रखे गए प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है और इसके द्वारा रखे हुए प्रत्येक सुझाव पर सदन द्वारा मतदान होता है। सदन के सदस्यों को भी अपने सुझाव देने का अधिकार होता है। इस तरह बिल की प्रत्येक धारा पर विचार और बहस करके विधेयक पास कर दिया जाता है। अब थर्ड रीडिंग, तो इस अवस्था में किसी विधेयक में बहुत अधिक बदलाव नहीं किया जा सकता है। विधेयक के साधारण सिद्धांतों पर बहस की जाती है और भाषा संबंधी अशुद्धियां दूर की जाती हैं। इस अवस्था में बिल प्रायः अस्वीकार नहीं किया जाता। फिर है विधेयक दूसरे सदन में,
जब एक सदन किसी विधेयक को पास कर देता है तो यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। जिन राज्यों में केवल एक सदन है वहां पर विधेयक विधानसभा द्वारा पास होने के पश्चात राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। जिन राज्यों में दो सदन होते हैं वहां पर विधेयक को इन्हीं सारी अवस्थाओं से दोबारा गुजरना पड़ता है, इसमें से यह पहले अवस्था में गुजरा था। जब एक विधेयक को विधानसभा पास कर देती है तो विधान परिषद उसको पास कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है अथवा यह ऐसे सुझाव पेश कर सकती है जिसमें विधानसभा सहमत ना हो, परंतु विधान परिषद के सुझाव को मानना न मानना विधानसभा की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। राज्यपाल की अनुमति। तो जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है वह राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल उस पर या तो अपने हस्ताक्षर कर देता है या उसको विधानमंडल के पास दोबारा विचार के लिए अपने संशोधन सहित भेज देता है। यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधनों सहित अथवा उसके बिना दोबारा पास कर देता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाएगा। कई बार राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के बिलों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर लेता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ऐसे विधेयक कानून बन जाते हैं। इस प्रकार राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के निर्माण की विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 198 के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा धन विधेयक पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। संसद द्वारा धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है। दोनों अनुच्छेदों में वर्णित प्रक्रिया एक समान है। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक। विधानसभा द्वारा धन विधेयक को पारित कर विधान परिषद को उसकी सिफारिश के लिए भेज दिया जाता है। विधान परिषद को धन विधेयक 14 दिन के अंदर सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटाना होता है। विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। किंतु यदि विधानसभा किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक किसी संशोधन के बिना उस रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है जिस रूप में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। धन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस पर अनुमति देता है। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। जब धन विधेयक को विधान परिषद की सिफारिश से भेजा जाता है, राज्यपाल के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब विधानसभा अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर सहित यह प्रमाणित अंकित करता है कि वह विधेयक धन विधेयक है। अनुच्छेद 199(4) के तहत ऐसा होता है। कर्तव्य है कि जब कभी किसी राज्य विधानमंडल में यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उसका विनिश्चय विधानसभा अध्यक्ष करता है और जो अंतिम माना जाता है। वित्तीय मामले संबंधी जो प्रक्रिया है, तो आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में है संसद के लिए। फिर अनुच्छेद 203 में विधायिका में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया की बात की गई है। आर्टिकल 204 में विनियोग विधेयक की बात की गई है, विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल। फिर 204 में पूरक, अतिरिक्त अथवा अतिरेक विधेयक की बात की गई है। कम्प्लीमेंट्री एडिशनल जो विधेयक होते हैं वो बिल जो होते हैं या अनुदान होते हैं उनके बारे में बात की गई। आर्टिकल 206 में लेखा, ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान की बात की गई है। आर्टिकल 207 में वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान किए गए। विधानसभा एवं विधान परिषद की तुलना आप देख लेते हैं थोड़ा। एक साधारण बिल के पारित होने पर दोनों सदनों को समान दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन असहमति के मामले में विधानसभा की शक्ति परिषद से ज्यादा है और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विधान परिषद संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में भी निर्णय नहीं ले सकती है। विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। विधानसभा एवं विधान परिषद का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद और विधानसभा में अंतर को देखते हैं तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन कहलाता है, जबकि विधानसभा ये राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन कहलाता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, जबकि विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत से होता है। विधान परिषद के स्थायी निकाय हैं
तो विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसका भी गठन नहीं किया जा सकता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है, परंतु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती है। तो 1/3 या 40 जो भी अधिक हो। विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 हो सकती है। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है विधानसभा। विधान परिषद के सदस्य राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता है। वह मंत्रिपरिषद के कार्यों की जांच आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा ऐसा किया जा सकता है। विधानसभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकती है। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल में नहीं भाग लेते हैं, अर्थात विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। विधानसभा के सभी निर्वाचित और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। उदाहरण प्रक्रिया विषय वस्तु देख लेते हैं। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया संबंधी नियमों की बात की गई है। अनुच्छेद 209 में राज्य विधायिका में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रियागत नियम के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 210 में विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई है। आर्टिकल 211 में विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध की बात की गई है। और आर्टिकल 211 में क्या है, विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध। 212 में न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में पूछताछ नहीं होगी, ऐसा बात की गई। तो न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में पूछताछ नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया। चलिए दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को देख लेते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल शासन का अभिन्न अंग है। हमेशा ही एक दल सत्ता पक्ष में होता है और दूसरा दल उसका विरोधी होता है। सत्ता पक्ष और विरोधी दल संसदीय लोकतंत्र गाड़ी के 2 पहियों के समान है। दोनों में संतुलन आवश्यक है। यदि दोनों में से एक भी कमजोर हो जाता है तो गाड़ी नहीं चल सकती है। इस प्रकार सत्ताधारी दल एवं विरोधी दल दोनों की राज्य विधानमंडल में अहम भूमिका होती है। विरोधी दल अर्थात ऐसा राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल की नीतियों से सहमत न होकर उसकी नीतियों व कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी गलत नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है और यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि विरोधी दल की नीतियां एवं कार्यक्रम सत्ताधारी दल से श्रेष्ठ है। मध्य प्रदेश राज्य में भी समय समय पर विरोधी दल द्वारा सरकार पर दबाव डालकर, प्रश्न पूछकर आदि विभिन्न तरीकों से शासन तंत्र को अधिक कुशलतापूर्वक चलाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के गठन 1956 के उपरांत अर्थात प्रथम विधानसभा से लेकर वर्ष 1977 के पूर्व तक विरोधी दल के रूप में अनेक दल रहे, परंतु 1977 के बाद जनता पार्टी एक शक्तिशाली सत्ताधारी पार्टी के रूप में उभरी, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रबल विरोधी दल की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से अदा की। उसके उपरांत मध्य प्रदेश राज्य की 10वीं व 11वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दल की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से अदा की। 15वीं विधानसभा 2018 में के प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने पर बीजेपी विरोधी दल के रूप में रही, परंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार अल्पमत में आ जाने के कारण मार्च 2020 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में आई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी। 16वीं विधानसभा में भारी बहुमत यानी 163 सीटों के बाद भाजपा फिर से सत्तारूढ़ पार्टी बनी और कांग्रेस 66 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही। इस प्रकार विरोधी दल व उसके नेता अर्थात नेता प्रतिपक्ष द्वारा सत्ताधारी दल पर अंकुश लगाकर शासन की नीतियों का विश्लेषण कर उन्हें और अधिक जन कल्याणकारी बनाने में सहयोग की भूमिका निभा रहे हैं। अब विधानसभा के समक्ष कार्य का क्रम। तो यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे तो सभा के समक्ष कार्य के निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तीता निम्नलिखित क्रम में होती है, अर्थात सबसे पहले क्या होता है, शपथ या प्रतिज्ञान होता है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, मंत्रियों का परिचय दिया जाता है, निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है, प्रश्न अल्प सूचना प्रश्नों सहित सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति, विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न,
नियम 267 का के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्यपूर्ण नहीं है, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राज्यसभा के संदेश सुनाना इत्यादि। ये राज्यपाल के संदेश सुनाना इत्यादि। तो ये है क्रम कार्यवाही का। संसद में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, तो लोकसभा में वर्ष 1956 में 40 सीटें थी, वर्तमान में 29 सीटें रह गई हैं। राज्यसभा में वर्ष 1956 में 16 सीटें थी, वर्तमान में 11 सीटें। 4 सीटें एससी की हैं, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, देवास, शाजापुर, ये एससी सीटें हैं। ये 4 सीटें एससी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित की गई हैं। 6 सीटें शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ और खरगोन, ये 6 सीटें एसटी समुदाय के कैंडिडेट्स के लिए संरक्षित रखी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की पुरस्कार योजना, तो इसका प्रारंभ 27 फरवरी 2002 से होता है। विषय एवं स्वरूप क्या था, तो इस पुरस्कार हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समग्र दर्शन पर केंद्रित हिंदी में मौलिक प्रकाशित पुस्तकें या पांडुलिपियां आमंत्रित की जाती हैं। गांधी दर्शन पुरस्कार योजना 2002 से लागू है। फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति पुरस्कार योजना, तो ये योजना 1 दिसंबर 1990 से लागू है। विषय और स्वरूप क्या है, विषय स्वरूप क्या है इसका, इस पुरस्कार हेतु संसदीय एवं संवैधानिक विषयों पर हिंदी में मौलिक प्रकाशित पुस्तकें या पांडुलिपियां आमंत्रित की जाती हैं। अब हम लोग कुछ चलते चलते प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा यानी 2014 से 2018 के अध्यक्ष कौन थे, तो सीतासरण शर्मा थे। मिंटो हॉल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है, मिंटो हॉल के नाम से, तो मिंटो हॉल के नाम से राज्य विधानसभा का वर्तमान भवन मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। ये गलत है। राज्य का वर्तमान जो भवन है वो तो इंदिरा भवन के नाम जाना जाता है। मिंटो हॉल के नाम से पुराना जो विधानसभा भवन है उसे जाना जाता है। तो मिंटो हॉल पुराने विधानसभा भवन को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है वर्तमान वाले का, तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन इसका नाम है। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्य अवधि थी, प्रथम विधानसभा की कार्य अवधि क्या थी, तो ये हम लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ रखा है। 1956 से 57 के बीच रही थी, फिर 57 से 62 दूसरी थी, पर पहली 1956 से 57 पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 230 है वर्तमान में, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एक अन्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग।